आप जानते हैं, वेल्थ हासिल करना सिर्फ लक पर निर्भर नहीं है। नेवल रविकांत का फिलॉसफी कहता है कि वेल्थ क्रिएशन एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे वेल्थ को सही तरीके से बिल्ड किया जाता है, तो आप सही जगह पर हैं। वेल्थ हासिल करना सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं है। वेल्थ क्रिएशन एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेल्थ को सही तरीके से कैसे बिल्ड किया जाए, तो आप सही जगह पर हैं। नेवल का कहना है कि इन 1000 पैरेलल यूनिवर्सेस में आप उनमें से 999 में वेल्थी बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि लक को छोड़कर भी आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप हर यूनिवर्स में सफल हो सकें। वेल्थ क्रिएशन हार्ड वर्क से भी ज्यादा समझदारी का खेल है। अगर आपको पता है कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है, तो आप सफल हो सकते हैं। हार्ड वर्क मैटर्स, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना और सही चीजों पर फोकस करना जरूरी है। सात रियल स्ट्रेटेजी रिच बनने के लिए बिना लकी हुए। नेवल रविकांत के अनुसार पहला स्टेप, वेल्थ और स्टेटस के बीच फर्क समझें। वेल्थ और स्टेटस के बीच एक बड़ा फर्क है और इसे समझना आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम है। वेल्थ क्या है? वेल्थ वह चीज है जो आपको चाहिए। यह वह एसेट्स हैं जो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, भले ही आप एक्टिवली काम न कर रहे हों। वेल्थ का मतलब है ओनरशिप, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके सोते वक्त भी पैसे कमा कर दे। इसका मतलब है कि वेल्थ वह है जो बिना आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के भी आपके लिए वैल्यू जनरेट करती है। आपके घर में जो भी चीजें हैं, जैसे फर्नीचर, डिवाइसेस या काम की चीजें, ये सब कभी ना कभी टेक्नोलॉजी थीं। उदाहरण के लिए, एक वक्त था जब तेल एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसने जेड रॉकफेलर को रिच बनाया। कार एक समय टेक्नोलॉजी थी जिसने हेनरी फोर्ड को अमीर बनाया। ईमेल ने सबीर भाटिया को वेल्थ दी और ऑयल रिफाइनरी ने धीरू भाई अंबानी को भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बना दिया। लेकिन एक बार जब टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं रह जाती, वो कॉमन हो जाती है। वेल्थ क्रिएशन का की यही है। सोसाइटी हमेशा नई चीजें चाहती है, और अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सोसाइटी को अभी तक नहीं मिली हैं, लेकिन वो उन्हें चाहती है। अगर आप सोसाइटी को कुछ ऐसा दे पाते हैं जो उसके लिए वैल्यूएबल है और वो उसे आसानी से हासिल नहीं कर पा रही, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टेटस क्या है? दूसरी ओर स्टेटस एक अलग खेल है। स्टेटस केवल आपकी सोशल हायरार्की में रैंकिंग है। स्टेटस एक जीरो सम गेम है। इसका मतलब है कि स्टेटस को लेकर हमेशा कंपटीशन होता है। कोई विनर होगा तो कोई लूजर भी होगा। स्टेटस वही पुराना खेल है जो इंसान शुरू से खेल रहा है। जब हम हंटर गैदरर्स थे, हम सभी अपने लिए काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में ढल गए। स्टेटस गेम्स में हमेशा एक हायरार्की होती है। कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, और अगर कोई नंबर 3 है और उसे ऊपर आना है तो उसे नंबर 2 को हटाना पड़ेगा। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। इलेक्शन हो या फुटबॉल मैच, स्टेटस गेम्स में हमेशा जीतने के लिए दूसरों को नीचे करना पड़ता है। वेल्थ और स्टेटस के बीच का फर्क। वेल्थ और स्टेटस के बीच फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो आप किसी और को नीचे गिराकर खुद को ऊपर नहीं लाते। इससे आप अपनी और दूसरों की लाइफ बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लोगों को जॉब्स देते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। स्टेटस गेम्स खेलने से आप एक कम्बैटिव और एंग्री व्यक्ति बन सकते हैं जो हमेशा दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, तो वो व्यक्ति वेल्थ नहीं बल्कि स्टेटस का खेल खेल रहा है। वो आपके एक्सपेंस पर अपनी रेपुटेशन बनाना चाहता है। दूसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म गेम्स। लाइफ लॉन्ग लोगों के साथ खेले। वेल्थ क्रिएशन में लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस क्रिटिकल होते हैं। लाइफ में असली रिटर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या नॉलेज। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कहता है कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर कंसिस्टेंटली और धैर्यपूर्वक किया जाए
तो समय के साथ एक्सपोनेंशियली बड़ा बन सकता है। वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से इवेंचुअली बड़े रिजल्ट्स आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वेल्थ क्रिएशन में स्टॉक मार्केट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में रिटर्न्स कम हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होता है, रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। वेल्थ क्रिएशन में लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट्स का होना जरूरी है। अगर आप हर रोज वेल्थ क्रिएशन के छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो इवेंचुअली आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट में भी अप्लाई होता है। अगर आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं और उनके साथ लंबे समय तक काम करते हैं तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। जब ट्रस्ट का फाउंडेशन बन जाता है तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में ट्रस्ट सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है। अगर आप ट्रस्टेड, रिलायबल, हाई इंटेग्रिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डील मेकर हैं तो जब लोग कोई डील करना चाहते हैं और नहीं जानते कि स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रस्टवर्दी तरीके से कैसे करना है, तो वो लिटरली आपके पास आएंगे और डील का हिस्सा आपको देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इंटेग्रिटी और रेप्यूटेशन बनाई है। नवल इसका एग्जाम्पल वॉरेन बफेट से देते हैं। बफेट ने अपनी लाइफ में ट्रस्ट और रेप्यूटेशन पर फोकस किया और अब उन्हें बड़े डील्स सिर्फ उनकी रेप्यूटेशन की वजह से ऑफर होते हैं। लोग उनके पास आते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि बफेट का लॉन्ग टर्म और एथिकल अप्रोच उनकी ट्रस्टवर्थीनेस को बढ़ाता है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बचें। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंस जाते हैं। वो इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं और जब वो नहीं मिलते तो वो हार मान लेते हैं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको कभी भी सस्टेनेबल सक्सेस तक नहीं पहुंचाएगी। एथिकल और कंसिस्टेंट एक्शंस ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और वेल्थ तक ले जाएंगी। इरादे कोई मायने नहीं रखते, केवल एक्शन मायने रखती हैं। इसी वजह से एथिकल बने रहना कठिन होता है। तीसरा नंबर, एथिकल वेल्थ क्रिएशन के लिए अकाउंटेबिलिटी को अपनाएं। वेल्थ क्रिएशन में अकाउंटेबिलिटी लेना एक क्रूशियल हिस्सा है। अगर आप एथिकली और सस्टेनेबली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप अपने काम और उसके रिजल्ट्स के लिए आंसरेबल होते हैं, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बिजनेस में ओनरशिप और लेवरेज देती है और यही रिस्पॉन्सिबल अप्रोच लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का रास्ता बनाती है। अकाउंटेबिलिटी से ओनरशिप कैसे मिलती है? ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप अकाउंटेबल होते हैं तो आप नेचुरली ओनरशिप की पोजीशन में आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कंपनी या प्रोजेक्ट के फेस बन जाते हैं। अगर आप सक्सेस होते हैं तो पूरा क्रेडिट आपका होता है। अगर फेल होते हैं तो आप उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उससे सीखते हैं। जो लोग अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं वो कभी ओनरशिप हासिल नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी लेने से ही आपको ओनरशिप मिलता है और ओनरशिप आपको वो लेवरेज मिलता है जिससे आप बड़ा खेल खेल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी से लेवरेज मिलने का मतलब यह है कि आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिनका बड़ा इंपैक्ट हो। अगर आप अकाउंटेबल है तो आप ऐसे रिस्क्स लेने से नहीं डरते जो लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिवॉर्ड दें। यही रेस्पॉन्सिबल अप्रोच आपको एक एथिकल और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती है। चौथा नंबर, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें या इक्विटी अक्वायर करें। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ओनरशिप चाहिए। ओनरशिप ऑफ इक्विटी, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, ओनरशिप ऑफ बिजनेसेस। इक्विटी ओनरशिप क्यों जरूरी है? इक्विटी ओनरशिप का मतलब है कि आप किसी बिजनेस के हिस्सेदार हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स में आपका हिस्सा होता है। जब आप इक्विटी रखते हैं तो आप बिजनेस के ग्रोथ और सक्सेस के डायरेक्टली हिस्सेदार होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस जितना ग्रो करेगा आपकी वेल्थ भी उतनी ही बढ़ेगी। सैलरी वर्सेस इक्विटी, क्या फर्क है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में अगर आप केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं।
आपकी मेहनत से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। दूसरी ओर अगर आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर बिजनेस के ओनर हैं या किसी स्टार्टअप में इक्विटी रखते हैं, तो आप बिजनेस के हर हिस्से में हिस्सेदार होते हैं। जब कंपनी ग्रो करती है और प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसका हिस्सा आपका होता है। आप सैलरी से कभी अमीर नहीं हो सकते। इक्विटी ओनरशिप ही असली वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है। बिजनेस स्टार्ट करें या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में इक्विटी अक्वायर करें, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिगिनिंग से ही ओनर बन जाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का विजन क्रिएट करते हैं और उसके हर हिस्से के ओनर होते हैं। हालांकि बिजनेस स्टार्ट करना हार्ड वर्क है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स भी बड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप ऐसे बिजनेसेस में इक्विटी अक्वायर करें जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। जब आप इक्विटी अक्वायर करते हैं तो आपको उन बिजनेसेस के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलती है। 5वां नंबर, स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करें और लेवरेज का यूज करें। स्पेसिफिक नॉलेज ऐसी नॉलेज होती है जिसे किसी फॉर्मल एजुकेशन या क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। यह आपकी नेचुरल एबिलिटीज, टैलेंट्स, क्यूरियोसिटी और पैशन से आती है। स्पेसिफिक नॉलेज को हासिल करने के लिए आपको क्यूरियोसिटी ड्रिवन होना पड़ता है और यह अक्सर अनकन्वेंशनल तरीकों से डेवलप होती है। स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है कि आप कुछ ऐसा जानते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो यूनिक है और जो आपको क्राउड से अलग बनाता है। कोई आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। आपके होने के बारे में आपकी स्पेसिफिक नॉलेज आपके यूनिक एक्सपीरियंसेस और जर्नी का प्रोडक्ट होती है और इसी वजह से इसे कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। स्पेसिफिक नॉलेज कैसे हासिल करें? इमेजिन करें कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और छोटी उम्र से ही आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर किए हैं। आपने फेलियर्स से सीखा है, चैलेंजेस फेस किए हैं और धीरे धीरे अपनी एक यूनिक स्किल सेट डेवलप की है। यही स्पेसिफिक नॉलेज है। स्पेसिफिक नॉलेज अक्सर इंटरडिसिप्लिनरी होती है, यानी यह अलग अलग फील्ड्स का कॉम्बिनेशन होती है। अगर आप एक कोडर हैं और साथ ही आपको फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग है, तो यह कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंशियल टूल्स डेवलप करने में मदद कर सकता है जो यूनिक हों और जिनका कोई कंपटीशन मार्केट में न हो। स्पेसिफिक नॉलेज की वैल्यू क्या है? स्पेसिफिक नॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसे किसी और को सिखाना मुश्किल है। अगर आपको कोई स्किल सिखा सकता है तो इवेंचुअली वो स्किल एक कंप्यूटर को भी सिखाई जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज वह है जिसे कोई और सिखा नहीं सकता। इट्स समथिंग ओनली यू कैन डू बिकॉज ऑफ हु यू आर। स्पेसिफिक नॉलेज को लेवरेज के साथ कंबाइन करें। स्पेसिफिक नॉलेज की असली पावर तब आती है जब आप उसे लेवरेज के साथ कंबाइन करते हैं। लेवरेज के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: लेबर कैपिटल और प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, जैसे कोड और मीडिया। स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास है, लेकिन उसे बड़ा बनाने के लिए लेवरेज चाहिए। लेवरेज से आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है और आप वेल्थ को एक्सपोनेंशियली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्शनल कोडर हैं और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखते हैं, तो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर या टूल क्रिएट कर सकते हैं जो यूनिक हो और मार्केट में उसका कोई कंपेटिटर ना हो। टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है कि आप प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद इन्फिनिट बार रेप्लिकेट किया जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। यही लेवरेज का पावर है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपका आर्ट स्टाइल यूनिक है, तो यह भी स्पेसिफिक नॉलेज का हिस्सा है। इस आर्ट स्टाइल को लेवरेज करके आप ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो मास स्केल पर सेल हो सकते हैं, जैसे प्रिंट्स, मर्चेंडाइज या डिजिटल एसेट्स। अगर आप मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी का डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आप ऑडियंस को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेटर तरीके से सेल कर सकते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज वर्स ट्रेडिशनल स्किल्स। नवल का कहना है कि सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करती है जब आप उसे कुछ ऐसा देते हैं जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन वो उसे कहीं और से नहीं पा सकती। इसका मतलब यह है कि आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं जिसे लोग पाने के लिए तैयार हों। लेकिन ट्रेडिशनल स्किल्स जो सबको सिखाई जा सकती हैं, इवेंचुअली वो रोबोट्स या कंप्यूटर्स के द्वारा रिप्लेस की जा सकती हैं। 6ठा नंबर, वेल्थ क्रिएशन के लिए सही इंडस्ट्री चुनें।
सही इंडस्ट्री चुनने का मतलब है कि आप अपने टाइम और एफर्ट्स को उन एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं जहां रिटर्न्स मैक्सिमम हों। वेल्थ क्रिएशन में हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हार्ड वर्क को सही दिशा में लगाएं। यह तभी संभव है जब आप ऐसी इंडस्ट्रीज को टारगेट करें जिनमें रैपिड ग्रोथ पोटेंशियल हो और जो आने वाले समय में रेलेवेंट बने रहें। राइट इंडस्ट्री चुनने का मतलब क्या है? सही इंडस्ट्री चुनने का मतलब है कि आप ऐसे सेक्टर्स में काम करें जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखते हों और जहां आपकी एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो सकें। यह जरूरी है कि आप आने वाले ट्रेंड्स और शिफ्ट्स को पहचानें ताकि आप इंडस्ट्रीज के ग्रोथ साइकिल के शुरुआती स्टेज में एंटर कर सकें। उन एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत तेजी से वेल्थ क्रिएट की जिन्होंने अर्ली स्टेज में इंटरनेट के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया, चाहे वो अमेज़न के जेफ बेजोस हों या गूगल के लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। इन सभी ने एक ऐसी इमर्जिंग इंडस्ट्री में काम किया जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के फाउंडेशन पर बनी थी। आज के समय में सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। आईटी इंडस्ट्री ने हर दूसरे सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन। टेक्नोलॉजी के बिना मॉडर्न वर्ल्ड का कोई भी एस्पेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। नवल बताते हैं कि आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और ब्लॉकचेन में इमेंस पोटेंशियल है। इन फील्ड्स में काम करने वाले एंटरप्रेन्योर्स का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अभी रैपिड ग्रोथ के अर्ली स्टेजेस में हैं। ट्रेंड को पहले पहचानें। जब आप किसी इंडस्ट्री के अर्ली स्टेजेस में एंटर करते हैं तो आपकी एफर्ट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं क्योंकि उस टाइम पर कंपटीशन कम होता है और मार्केट अभी फुली मैच्योर नहीं हुआ होता। अर्ली रिकॉग्निशन ही वो की है जो आपको इंडस्ट्री के शुरुआती ग्रोथ साइकिल में एंटर करने का मौका देती है। इंटरनेट रेवोल्यूशन। अर्ली स्टेज में इंटरनेट के पोटेंशियल को पहचानने वाले एंटरप्रेन्योर्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न स्टार्ट किया तब इंटरनेट अभी अपने शुरुआती दौर में था, लेकिन बेजोस ने देखा कि आने वाले समय में ई कॉमर्स और इंटरनेट आधारित बिजनेस का भविष्य कितना रोशन है। इसी वजह से अमेज़न आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलॉन मस्क ने अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज किया कि वर्ल्ड फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो रहा है और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। इसी विजन के साथ उन्होंने टेस्ला को बिल्ड किया और आज टेस्ला ईवी इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर है। ईवी इंडस्ट्री में काम करके मस्क ने अपना वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ाया। 7वां नंबर, ओनरशिप के लिए लेवरेज का यूज करें। वेल्थ क्रिएशन अब रिच वर्स पुअर का गेम नहीं है, यह लेवरेज्ड वर्सेस अनलेवरेज्ड का गेम है। लेबर लेवरेज का मतलब है कि आप दूसरों के टाइम और एफर्ट का उपयोग करके वेल्थ क्रिएट करते हैं। इसमें आप एक टीम या वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं जिससे उनकी कलेक्टिव एफर्ट्स आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती हैं। एक इंडिविजुअल के रूप में आप केवल लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब आप लेबर लेवरेज का यूज करते हैं तो आपका इंपैक्ट बढ़ जाता है। लेबर लेवरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जितने ज्यादा लोगों को हायर करेंगे, आपका बिजनेस उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा। लेबर लेवरेज के चैलेंजेस। लेबर लेवरेज का डाउनसाइड यह है कि इसे स्केल करना मुश्किल हो सकता है। हर नए हायर के साथ आपको नए मैनेजमेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हर एम्प्लॉई को मैनेज करना, उनको सही डायरेक्शन में गाइड करना और उन्हें एम्पावर करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपकी टीम एफिशिएंटली काम करती है तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन अगर मैनेजमेंट वीक है तो यह सिस्टम कोलैप्स भी कर सकता है। एक सक्सेसफुल लेबर लेवरेज मोड तभी काम करता है जब आपकी टीम इंडिपेंडेंटली काम कर सके और आप अपनी एनर्जी को स्ट्रेटेजी और एक्सपेंशन पर फोकस कर सकें। आप एक रेस्टोरेंट चेन के ओनर हैं। आपकी बिजनेस ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि आपकी टीम कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट है। कैपिटल लेवरेज। कैपिटल लेवरेज का मतलब है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, ना कि आप पैसे के लिए। आप पैसे का उपयोग करके वेल्थ क्रिएट करते हैं। यह लीवरेज स्केलेबल है, यानी जितना अधिक कैपिटल आपके पास होगा उतने ही बड़े इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं और उतने ही बड़े रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट खरीदना या स्टार्टअप्स में इन्वेस्टिंग, ये सभी कैपिटल लेवरेज के फॉर्म। जब आप कैपिटल लेवरेज का उपयोग करते हैं तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को सीज कर सकते हैं जो बिना पैसे के संभव नहीं होती।
अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और सही कंपनीज चुनते हैं तो आपका पैसा कंपाउंड होकर बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकता है कैपिटल लेवरेज के रिस्क्स। कैपिटल लेवरेज का एक डाउनसाइड भी है, रिस्क। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाते हैं तो आपको बड़े फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप कैपिटल लेवरेज का यूज करें, आपको लॉन्ग टर्म विजन अपनाना जरूरी है। शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में पड़े बिना ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनें जो सस्टेनेबल हों और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखते हों। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए जो टाइम के साथ अप्रिसिएट करें और आपको अच्छे रिटर्न्स दें। स्टॉक मार्केट में भी आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल हो। स्ट्रेटेजिक अप्रोच से आप कैपिटल लेवरेज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रोडक्ट्स विद नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन आज के समय में सबसे पावरफुल लेवरेज कोड और मीडिया में है। ये दोनों कैटेगरीज ऐसी हैं जहां प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के बाद उन्हें डुप्लीकेट करने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती। यही मॉडर्न एज में सबसे इंपैक्टफुल लेवरेज का सोर्स है, क्योंकि इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। पबजी प्लेयर्स और डेवलपर्स ने गेमिंग के माध्यम से खूब पैसा बनाया है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण रूप उन प्रोडक्ट्स का फॉर्म है जिनको डुप्लीकेट की कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। यह लेवरेज का नया रूप है। यह लेवरेज की सबसे मॉडर्न फॉर्म है जिसे कुछ सेंचुरीज पहले तक लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। ये शुरुआत में प्रिंटिंग प्रेस से आई, फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया से एक्सपैंड हुई और आज कोडिंग और इंटरनेट ने इसे एक नया लेवल दिया है। अब आप बिना किसी सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अपने एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। यही रीजन है कि आज के बिलियनियर्स कोड और मीडिया से बने हैं। लेबर लेवरेज के लिए किसी को आपका फॉलो करना होगा। कैपिटल लेवरेज के लिए किसी को आपको इन्वेस्ट करने या प्रोडक्ट में बदलने के लिए पैसा देना होगा। कोड एज लेवरेज, कोड का लेवरेज सबसे इंपैक्टफुल है क्योंकि इसे एक बार लिखने के बाद इन्फिनिट बार रेप्लिकेट किया जा सकता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपने एक ऐप क्रिएट किया है, उस ऐप को डुप्लीकेट करने में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, लेकिन हर नए यूजर से रेवेन्यू जनरेट होता है। इस लेवरेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे बिजनेस मॉडल्स में एक सिंगल कोड बेस लाखों कस्टमर्स को सर्व कर सकता है और इससे बिजनेस की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यही रीजन है कि आज का सबसे बड़ा फॉर्च्यून्स कोड बेस्ड लेवरेज से बने हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ज़ोहो के श्रीधर वेम्बू और ज़ीरोधा के नितिन कामत, ये सभी लोग कोड के लेवरेज से वेल्थ क्रिएट करने में सफल हुए हैं। मीडिया एज लेवरेज, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपने एक वीडियो बनाया है, एक बार वीडियो क्रिएट करने के बाद उसे अनलिमिटेड बार देखा जा सकता है, लेकिन आपको हर बार नया कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यही मीडिया का लीवरेज है। आप बिना किसी सिग्निफिकेंट कॉस्ट के लार्ज स्केल पर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मीडिया का लेवरेज इतना पावरफुल है क्योंकि ये आपको एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने का मौका देता है। एक वैल्यूएबल कंटेंट एक बार बन गई तो इन्फिनिट बार कंज्यूम किया जा सकता है और इससे एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप्स और अन्य इनकम स्ट्रीम्स जनरेट होते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर जिसने एक एंगेजिंग वीडियो बनाया जो वायरल हो गया, वह वीडियो लाखों बार देखा गया, जिससे क्रिएटर को बिना किसी एडिशनल एफर्ट के रेवेन्यू मिलता रहा। यूट्यूब के क्रिएटर्स जैसे भुवन बाम, रणवीर अल्लाहबादिया या मिस्टर बीस्ट इसी मीडिया लेवरेज का यूज करते हैं। यही मीडिया का सच्चा लेवरेज है। शुरुआत सैलरीड एम्प्लॉई के रूप में करें और लेवरेज बोनस इंडिपेंडेंस के लिए ऑप्टिमाइज करें, ना कि पे के लिए। जब आप इंडिपेंडेंस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं तो आप अपने लाइफ पर कंट्रोल रखते हैं और वह करते हैं जो आप करना चाहते हैं, ना कि वह जो आपको करना पड़ता है। एक फ्रीलांसर के रूप में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके लिए काम करेंगे और कब करेंगे। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा। इंडिपेंडेंस आपको वो फ्रीडम देती है जो आपको केवल हाई पे से नहीं मिल सकती। नॉलेज वर्कर्स की सबसे बड़ी एसेट उनकी इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव कैपेबिलिटीज होती हैं, और अगर वे अपने टाइम पर कंट्रोल नहीं रखते तो वे अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक प्रोग्रामर, राइटर, आर्टिस्ट या एनी नॉलेज वर्कर हैं तो आपकी इंडिपेंडेंस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने टाइम और वर्क का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं, उतनी जल्दी आप अपनी क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं।